आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है न्यूक्लियर इन्वेलप इन ए डेरिवेटिव ऑफ। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है यानी नाभिक को घेरने वाला जो खोल है तो वो किस चीज़ का बना होता है, कहाँ से डिराइव होता है, ये हमको बताना है। तो जो ये हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है इज ए डिराइव्ड ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम लोग इसका फिगर देखें तो ये चीज़ स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है। यहाँ पर ये देखिए न्यूक्लियस है ये पूरा, और न्यूक्लियस के बाहर ये देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ का मतलब जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है इसी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेराइव होता है। ये बात निकल के सामने आती है। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव शोन दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेराइव्ड फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी जो रिसेंट जानकारी हमको मिली है उसमें पता चला है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होती है। कह रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसइंटीग्रेटेड। कह रहा है कि जब जो है डिवीजन होता है सेल का उस समय जो नाभिक वाली झिल्ली है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है। द न्यूक्लियर इन्वेलप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ट्रांसमेम्ब्रेन एक प्रोटीन होती है, ये एब्जॉर्ब करती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वंस द डिवीजन इज कंप्लीटेड आ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसेम्बल्स द न्यूक्लियर इन्वेलप। तो कुल मिलाकर के कहने को मतलब ये है कि जो नाभिक है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है। कह रहा है द स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट आर। तो देखिए कह रहा है द स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड यानी चैप्टी मेम्ब्रेन सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और जिससे वो घिरा रहता है जो थैला होता है उसको थैलाक्वाइड बोलते हैं। ये देखिए सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर देखिए ये जो है थैलाक्वाइड है, इसमें जो ये फ्लैटेंड यानी चपटे सिक्के जैसी संरचनाएं रखी हैं इन्हीं को ग्रेना बोलते हैं। तो फिगर से हम लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। A chloroplast is a vesicle bound by an envelope of 2 unit membrane and filled with a fluid matrix called stroma। तो जो fluid matrix भरा होता है उसको stroma कहते हैं। The lamella after separation from the inner membrane usually take the form of closed flattened ovoid sac, the thylakoid, which lie closely packed in piles the grana। ग्रेना का पाइल्स से मतलब ढेर। तो ढेर के रूप में ग्रेना होती है और किससे क्लोज होती है? थाइलाक्वाइड से। अब क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। तो करेक्ट मैचिंग हमको बताना है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड का सिंथेसिस होती है, बहुत बार हम लोग समझ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो सारी चीज़ें एनसीईआरटी से संबंधित हैं, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है। कह रहा है द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। तो वन एंड में जब क्लोज होती है सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में
तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, इसको फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए, टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के जो नाम दिए गए हैं, तो ये मेटासेंट्रिक है। मेटा मतलब मध्य में, ये सब मेटा यानी एक तरफ मध्य से थोड़ा सा हटा हुआ। फिर आ जाता है हमारा एक्रोसेंट्रिक मतलब एक किनारे पर, और फिर आ जाता है टीलोसेंट्रिक, ये टर्मिनल में रहेगा। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली वेरी लॉन्ग आर्म। तो एक बहुत शॉर्ट होगी, एक बहुत लॉन्ग होगी, तो इसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और टीलो का मतलब एकदम टेल, पूंछ पे, यानी सबसे किनारे पे। तो 44 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिए, यही बात ध्यान देना है कि नॉट लिखा है। एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो कौन सी इंक्लूजन बॉडी है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है, ये हमको बताना है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट है उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्रेन्यूल, ये तो दाने हैं, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। फास्फेट ग्रेन्यूल्स, ये भी दाने हैं, मेम्ब्रेन नहीं होगी। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये भी दाने हैं, इनमें मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं होगी। इसी प्रकार राइबोसोम में झिल्ली नहीं होगी। लेकिन जो पॉलीसोम है, जैसे लाइसोसोम, तो झिल्ली से बंद ऑर्गन है, तो इसलिए पॉलीसोम वाला आंसर हमारा नहीं होगा, और नहीं ही पूछा जा रहा है, इसलिए यही करेक्ट होगा। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। पॉलीसोम इज ए नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। जो पॉलीसोम है, यह कोई इंक्लूजन बॉडी नहीं है। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम का एक एग्रीगेशन है, फॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन होता है मैग्नीशियम का, जिससे क्या होता है कि जो राइबोसोम है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। एन इंक्लूजन बॉडी इज एनी ऑफ वेरियस पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर, यूजुअली प्रोटीन, फॉर्म्ड आफ्टर वायरल इन्फेक्शन इन ए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। अब बता रहा है कि जो इंक्लूजन बॉडी है ये कब बनती है, तो बता रहा है कि पहली बात तो बता रहा है कि ये एक वेरियस पार्टिकल होता है, जिसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो संरचना तो ये एक तरह से प्रोटीन होती है। और ये कब बनती है, जब किसी सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, जब वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तब बनती है। तो पॉलीसोम हमारी इंक्लूजन बॉडी नहीं है, ये एग्रीगेशन है राइबोसोम का, और ये तब होता है जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम होता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कौन सी इंक्लूजन बॉडी नहीं है यही हमसे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है। कह रहा है द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 माइक्रोन nanometer and made up of a single type of monomer are known as। तो इनको हम लोग माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल, लीनियर मतलब सीधे होंगे, साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 माइक्रोन नैनोमीटर, यानी 6 नैनोमीटर के आसपास, एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, और सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बनेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है आर हालो माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 24 नैनोमीटर एंड ऑफ वेरिएबल लेंथ, और अलग अलग लेंथ भी हो सकती है। डायमीटर 24 नैनोमीटर यानी व्यास 24 नैनोमीटर के आसपास होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, इनमें ज़्यादातर ट्यूबुलिन होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन फाइबर ऑफ अबाउट
10 नैनोमीटर। और इसमें जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं कई प्रकार के होते हैं। इनमें माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन होती है फाइबर में, और ये करीब 10 नैनोमीटर की मोटाई के होते हैं। दैट फॉर्म पार्ट ऑफ ए साइटोस्केलेटन, जो कि साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। यानी कोशिका में अंदर जो है जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, तो कोशिका सिकुड़ न पाए, फूली हुई रहे, उसके लिए कंकाल तंत्र का काम करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ए वराइटीज ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल कीरेटिन इन नेल्स। ये बहुत सारी प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें एक प्रोटीन का नाम दिया गया है जिसका नाम है कीरेटिन, और ये नाखून में पाई जाती है, यानी नेल्स में पाई जाती है। अब अगला आ जाता है 47 नंबर, कह रहा है द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई। तो ऑस्मो रेगुलेशन वैक्यूल के द्वारा होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होती है, वो आज ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ये देखें यहाँ पर वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, एक्सक्रीशन का भी काम करती है। तो ये जितना हम बता रहे हैं इसको एनसीईआरटी में आप लोग लाइन करते चलिए, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला आ जाता है मैच करना है और करेक्ट आंसर हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैच किया गया है और मैच करके करेक्ट आंसर हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो सेंट्रियोल होता है हमारा, ये बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला में होता है। सेंट्रियोल, केंद्रिका तो न्यूक्लियोलस होती है, सेंट्रियोल अलग चीज़ हो गया। तो बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला में पाया जाता है सेंट्रियोल। क्लोरोफिल का संबंध थाइलाकोइड से है, अभी हमने फिगर देखा। क्रिस्टी का संबंध इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया से है। राइबोजाइम एक तरह से न्यूक्लिक एसिड इनमें पाया जाता है। तो ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको फिगर में देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा पाया जा रहा है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम और ये थाइलाकोइड पाया जा रहा है। ये देखिए सीलिया एंड फ्लैजेला, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। यहाँ पर देखें सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। तो एक एक चीज़ एनसीईआरटी में दी गई है, तो इसको आपको समझना है। राइबोजाइम का संबंध न्यूक्लिक एसिड से, तो इस तरह से ये ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ए करेक्ट है। अब इसको पढ़ने की नीचे ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है, कह रहा है द गाल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल। जो गाल्गी कॉम्प्लेक्स है ये मेजर रोल अदा करती है। किस काम में गाल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है? तो इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स। बहुत बार ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए गाल्गी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो सारी चीज़ें एनसीईआरटी में हैं, तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 50 आंसर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन द फिगर करेक्टली मैचेज विद इट्स फंक्शन। तो करेक्ट मैच है इसके फंक्शन के साथ। तो देखिए एनसीईआरटी का सीधा फिगर बना दिया है। देखिए यही वाला फिगर सीधा एनसीईआरटी का उठा करके नीट में पूछ लिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए वी वाला करेक्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये चीज़ हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहा है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए लिखा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।
अब क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है, कह रहा है मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती थी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। SER यानी डी विकल्प हमारा करेक्ट है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। बहुत बार आपको बता चुके हैं, तो डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 52 आ जाता है, कह रहा है द टर्म ग्लाइकोकाइलिक्स इज यूज्ड फॉर। ग्लाइकोकाइलिक्स किसके लिए यूज किया जाता है? ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो एक लेयर होती है जो बैक्टीरिया की सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति को घेरती है, सराउंड करती है, उसी को हम लोग ग्लाइकोकाइलिक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ग्लाइकोकाइलिक्स इज ए स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल दैट कलेक्ट आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया टू फॉर्म एन एडिशनल सरफेस लेयर। When this layer is firmly attached to the surface of cell, it is called a capsule. जब यही लेयर फॉर्मली अटैच हो जाती है सरफेस ऑफ सेल से, तो इसी को हम लोग कैप्सूल कहते हैं, यानी यही ग्लाइकोकाइलिक्स तब कैप्सूल कहलाती है। इट इज लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेल। ये सेल से लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सेल में। द ग्लाइकोकाइलिक्स इज कॉल्ड ए स्लाइम लेयर। इसी ग्लाइकोकाइलिक्स को ही स्लाइम लेयर बोला जाता है। तो अब इस चैप्टर में हो ना हो, लेकिन एल्गी बैक्टीरिया जो हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर में ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करता है? तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमा शब्द कलर से है, तो जो कलर से संबंधित है क्रोमोप्लास्ट, ये डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। इसमें स्टोर फूड मटेरियल नहीं होता। एमाइलोप्लास्ट में एमाइलोज होता है। एल्यूरोन लेयर जो पढ़ते थे तो एल्यूरोप्लास्ट में स्टार्च होगा। एलाइयोप्लास्ट इसी तरह। क्रोमोप्लास्ट ये कलर के लिए जिम्मेदार होता है। सारा NCERT में दिया गया है। देखिए एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के लिए, इलाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल, क्रोमोप्लास्ट इसी को क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 पार्ट होते हैं प्लास्टिड के। जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें कलर होता है, तो कलर के लिए जिम्मेदार होता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट फूड मटेरियल स्टोर नहीं करता। बाकी इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट फैट, एल्यूरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, एमाइलोप्लास्ट हमारा एमाइलेज। देखिए इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन भी पढ़ लें। क्रोमोप्लास्ट आर येलो आर रेडिश इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट। दे डू नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। स्टोर्ड फूड मटेरियल इसमें नहीं होता है। अब 54 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेटेड फीडबैक इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा फीडबैक क्या है? तो देखिए सी विकल्प में कह रहा है एज टिश्यू एक्स डेवलप्स इट सीक्रेटेड समथिंग दैट इंड्यूस्ड टिश्यू वाई टू डेवलप। तो अगर कोई एक्स टिश्यू है और वो डेवलप है, तो इससे कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जो वाई टिश्यू को इंड्यूस कर देता है डेवलपमेंट के लिए। ये कहानी है, ये फीडबैक है डेवलपमेंट का। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है एज टिश्यू एक्स डेवलप्स इट सीक्रेट्स समथिंग दैट इंड्यूस्ड टिश्यू वाई टू डेवलप इंडिकेटिंग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसको इस तरह से आपको समझना है कि जैसे अगर कोई एक व्यक्ति कोई दुकान खोल ले और दुकान चलने लगे, तो दूसरा व्यक्ति भी सोचता है
कि इसी के बगल में मैं भी दुकान खोल लूँ और इतना पैसा ये कमा रहा है तो मैं भी कमाने लगूँ। तो ऐसी भावना इंसान के अंदर आती है। तो ऐसी ही भावना सेल के अंदर भी आती है कि कोई यक्ष टिश्यू है वो डेवलप है और उससे कुछ ऐसे पदार्थ सिक्रीट होते हैं जिसकी कारण से वाई में भी वो भावना आ जाती है। इसी को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है। कह रहा है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेल्स ए इन द डायग्राम। तो कह रहा है जो डायग्राम दिया गया है इसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है और इसके फंक्शन यानी कार्य भी हमको बताना है। तो ये देखिए जो बना है ये माइटोकांड्रिया है और माइटोकांड्रिया का जो काम है वो क्या है, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी के रूप में कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है, ये माइटोकांड्रिया है। ये देखिए माइटोकांड्रिया है, इसी का फिगर बना हुआ है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होती है और इसी में एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी के रूप में सेल्यूलर एनर्जी प्रदान करती है। ये माइटोकांड्रिया है, तो ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको अच्छे से कई बार एनसीईआरटी में समझ लिया है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो यही हमारा करेक्ट है। ये देखे लिखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारा करेक्ट हो गया। अब एनसीईआरटी में देख लिया तो इसको पढ़ने का कोई विशेष मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है, कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में क्या सही है। तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो जो राइबोसोम है इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है और प्रोटीन होता है, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए कहते हैं और प्रोटीन इससे कंपोज्ड होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और किसी झिल्ली से बंद ये नहीं होता है। जब एनसीईआरटी में देख लिया तब ये सॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। नॉट मतलब अंतर नहीं है ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास में। ये जो 4 विकल्प हमको दिए गए हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कोई अंतर नहीं है ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास में। क्यों नहीं है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ई कोलाई एक बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोट है, क्लेमाइडोमोनास है ये एल्गी है और यूकैरियोट है। तो एक प्रोकैरियोट है एक यूकैरियोट है। तो राइबोसोम ऑफ बोथ ग्रुप डिफर बीइंग 70S एंड 80S। तो राइबोसोम के बारे में अगर देखें तो अंतर होगा क्योंकि प्रोकैरियोट में 70S होता है और यूकैरियोट में 70S और 80S दोनों होता है। इसमें हालांकि एक लिखा है। अब प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम लाइक हिस्टोन प्रोटीन अनलाइक यूकैरियोटिक वंस। तो जो अगर क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोकैरियोट का जो क्रोमोसोम है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोट में पाई जाती है, तो इसमें भी अंतर हो जाएगा। अब अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो डिफर एज बैक्टीरियल सेल वॉल इज रिच इन म्यूरेमिक एसिड वाइल एल्गल सेल वॉल इज सेलुलोजिक। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो चूँकि कोलाई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, इसकी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है यानी सेलुलोज की बनी हुई।
अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन की, तो इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन विच हैज सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ द ग्रुप। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये चाहे यूकैरियोट की हो चाहे प्रोकैरियोट की हो, इसका ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो सेलुलर पार्ट कौन सा है जो करेक्टली डिस्क्राइब है, तो थैलाक्वाइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक फार्मिंग द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। ये देखिए थैलाक्वाइड है, इसके अंदर ग्रेना भरे हुए हैं। तो थैलाक्वाइड ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड द थैलाक्वाइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। Thylakoid arranged in stalks like the piles of coin called grana, singular granum। एक हो तो ग्रेनम बोलते हैं और पूरे ग्रुप को ग्रेना बोलते हैं। तो बहुत बार एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, पहला वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स ये पूछा जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इसको पढ़ते हैं और समझने का काम करते हैं। तो राइबोसोम आकर्स इन ऑल लिविंग सेल एक्सेप्ट मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स। तो राइबोसोम हमारा हर जगह पाया जाता है, केवल स्तनधारी की जो लाल रक्त कणिका है उसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसी को आरबीसी कहें या इरिथ्रोसाइट कहें, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ दियर ऑकरेंस। ये निर्भर करेगा कि कहाँ पर है। राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के, एक साइटोप्लाज्मिक और एक ऑर्गेनेल्स राइबोसोम। तो एक कोशिका द्रव में पाया जाता है, एक अंगों में पाया जाता है। द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, जिसको साइटोराइबोसोम कहते हैं, रिमेन्स फ्री इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जो कि फ्री घूमता रहता है पूरे कोशिका द्रव में। आर अटैच टू द साइटोसोलिक सर्फेसेस, और साइटोसोलिक सर्फेस से अटैच होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल राइबोफोरिन और एसआरपी प्रोटीन। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है, यह स्पेशल प्रकार के राइबोफोरिन या एसआरपी प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पर सरफेस में अटैच होता है। कह रहा है द ऑर्गेनेल्स राइबोसोम आर फाउंड इन प्लास्टिड। कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जैसे प्लास्टिड यानी लवक है, वहाँ पर भी राइबोसोम पाया जाता है। इसको प्लास्टीराइबोसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाले को माइटोराइबोसोम बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आर ऑफ ए टीएस टाइप इन यूकैरियोट, वेयर एज ऑर्गेनेल्स राइबोसोम आर ऑफ 70s। तो यूकैरियोट में टीएस और प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम पाया जाता है। हालांकि यूकैरियोट में 70 और 80s दोनों पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम ऐसा है जो कि ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स, यानी ऑर्गन के अंदर ऑर्गन वाली कंडीशन है। तो ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जा रहा है और ऑर्गन के अंदर भी, इसीलिए ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया। अब 61 नंबर की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।